यस मित्रों, हम लोग द्वादशी तिथि के फल के बारे में बात कर रहे थे। द्वादशी तिथि जो क्या है, जल प्रिय। तो ऐसे जातक जो होते हैं जल प्रिय होते हैं, जल में काफ़ी स्नान करते हैं, तो उनको जल में रहना बहुत अच्छा लगता है। जल का स्नान करते हैं, है ना। जल को ज़्यादा लाइक करते हैं, मतलब जल प्रिय होते हैं। वे व्यवहारशील व्यवहार से युक्त होते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, शुद्ध व्यवहारी होते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार को अच्छा करते हैं। जाल वास विलासशील, अपने जो निवास होता है उसमें रहकर के बड़े प्लेजर प्रिय होते हैं, आनंद से रहने वाले होते हैं, विलास प्रिय होते हैं। अन्नदाता, और हमेशा अन्नदाता रहते हैं, दूसरों को दान करने वाले, अन्न का दान करने वाले होते हैं। क्षितिपाल वित्त, क्षितिपाल माने राजा से इनको वित्त धन की प्राप्ति होती है, राजा से धन की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर राजा से धन की प्राप्ति होती है। ये जो नक्षत्र बनाया है वो पंडित जी ने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि यहाँ पर भी राजा से काफ़ी चीज़ें प्राप्त हों, राजा से इवन सपोर्ट मिल रही है, सहायता मिल रही है। राजा की वजह से काफ़ी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, है ना। सभी जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, जितने भी यात्री आएंगे, सब यात्रियों को एक सपोर्ट मिल रही है जाने के लिए। काफ़ी चीज़ें, रास्ता अच्छा हो सो बना दिया, है ना। वाहन अच्छे क्रिएट किए हो गए, बाहर रास्ता बना दिया, रोड्स बन गई, है ना। प्लेन की व्यवस्था हो गई, बाकी रेलवे की व्यवस्था हो गई, ये सभी। तो राज्य से काफ़ी धन प्राप्त होता है ना। क्या हुआ, सदा अन्नदाता क्षितिपाल वित्त, और क्षितिपाल माने राजा से, क्षितिपाल जो होते हैं राजा यानी होते हैं, उनसे वित्त प्राप्त होता है इनको। शाद द्वादशी जो जन्म प्रजावान, ऐसे लोग प्रजावान होते हैं, और द्वादशी तिथि में पैदा होने वाले प्रजावान यानी प्रजा को लाइक करते हैं। पब्लिक में काफ़ी इनका इंटरेस्ट होता है, लोगों में ये विश्वास करते हैं, लोकप्रिय होते हैं। मनुष्य और प्रजावान लिखा हुआ है, जो मनुष्य प्रजावान, द्वादशी जो जन्म मनुष्य प्रजावान, यानी ऐसा मनुष्य प्रजावान होता है, पब्लिक को लाइक करने वाला होता है, पब्लिक उनको यानी प्रजा से काफ़ी लगाव रखते हैं, इसका मतलब ये है। अब आते हैं, तो हमने क्या क्या यहाँ डिस्कस किया अभी तक। लूजर मैन के बारे में नीला पेन लाइक करता हूँ, चलिए। तो हमने अभी मास के बारे में बता दिया, ब्लू पेन हो गई। उत्तरायण के बारे में बता दिया। देन अभी तिथि के बारे में द्वादशी तिथि बता दी, शुक्ल पक्ष बता दिया। अब आते हैं सोमवार। जो बार है, सोमवार को जो पैदा होते हैं, सोमवार को तिथि आपने निर्धारित की है, तिथि मतलब नक्षत्र, आपने नक्षत्र और दिन तिथि आपने सोमवार लिया हुआ है, मतलब डे सोमवार है। तो सोमवार को अगर पैदा होता है जातक, सोमवार को आप मुहूर्त निकालते हैं, तो कैसा होता है उस समय, देखिए सोमवार का फल क्या होता है। सोमवार को फल में प्राज्ञ प्रशांत, प्राज्ञ माने कहते हैं ज्ञानवान होता है, बहुत ही प्राज्ञ, बहुत ज्ञान से युक्त होता है। प्रशांत शांत होता है। प्रिय बाग विदिज्ञ, और प्रिय वादन करने वाला, प्रिय बोलने वाला, और विज्ञ माने बहुत ही ज्ञानवान होता है। देन शाश्वत अन्यरेन्द्राश्रय वृत्ति, और कहना शाश्वत अन्यरेन्द्र, और हमेशा से ही जो स्वायत्त वित्त वर्ती, और हमेशा जो वृत्त होता है वो राजा से प्राप्त करता है, उसको हमेशा प्राप्त करता है, राजा से युक्त होता है। मतलब राजा से अन्न की प्राप्त करती है, अन्न प्राप्त करता है, वृत्त प्राप्त करता है, वित्त में धन प्राप्त करता है। शाश्वन्यरेन्द्र श्रेय वर्ती, है ना। और जो वित्त होता है, अन्न होता है, वो शाश्वत हमेशा इनके पास रहता है, ऐसा भी है इससे का मतलब। और राजा से भी प्राप्त करते हैं, ये राजा से हमेशा इनको अन्न और वित्त धन प्राप्त होता है। सुखेच दुखेच, सुख में और दुख में एक जैसा रहते हैं। कैसे, सुखेच दुखेच सम स्वभावो, इनका स्वभाव एक जैसा रहता है, समभाव रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सोमवार को पैदा होने वाला जातक ऐसा होता है, यानी सोमवार को जो नक्षत्र आपने निकाला है या मुहूर्त निकाला है, नक्षत्र और सोमवार का दिन जो चूज किया है, वो उसकी वजह से, सोमवार की वजह से ऐसा जो नक्षत्र है यानी वो मुहूर्त है, कैसा है, सुखेच दुखेच सम स्वभाव, हमेशा स्वभाव इनका यानी जो स्वभावना होती है यानी भाव होता है, वो हमेशा दुख में और सुख में एक जैसा रहता है, विचलित नहीं होते, यानी इनमें विचलन की भावना नहीं आती है। सुख और दुख में हमेशा एक जैसा स्वभाव रहता है, ठीक है ना। स्वभावे नर शीत करस्य जाता, जो सोमवार को
जातक जन्म लेता है उसका ऐसा स्वभाव रहता है, हमेशा स्वभाव ही रहता है, एक जैसा स्वभाव रखता है। और अन्न और वित्त जो होता है वो ईश्वर राजा से प्राप्त करता है, उसमें हमेशा शाश्वत रहता है, यानी हमेशा मिलता रहता है। प्राज्ञ ज्ञानवान होता है, प्रशांत रहता है, शांति युक्त होता है, प्रिय बाग विद्य और प्रिय वादन करने में, अच्छा बोलने में, मीठा बोलने में काफ़ी विज्ञ होते हैं, यानी काफ़ी विद्वान होते हैं। ये हो गया सोमवार का दिन, है ना। हम आते हैं नक्षत्र को भी, नक्षत्र जो मृगशिरा है इसको भी डिस्कस करते हैं। सोमवार हमने बता दिया, अब आते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें पैदा अगर जातक हुआ तो कैसा होगा। देखिए नक्षत्र मृगशिरा, शरा आसना अभ्यासरतो विनीतः सदा अनुरक्तो गुणनाम गणेशु भोक्ता नृप स्नेह हमरेण पूर्ण सन्मार्गवृत्तो मृग जात जन्मा। देखिए शरा आसन अभ्यासरतो, और शर और आसन मतलब कह रहे हैं, शर माने तीर होता है, शर आसन एक तो यानी धनुष बाण चलाने में अभ्यास रहते हैं, अभ्यासरत रहते हैं, हमेशा धनुष बाण को चलाने वाले यानी तीर और धनुष चलाने वाले में काफ़ी अभ्यासरत होते हैं, इनको अभ्यास होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी सैनिक टाइप की उनकी प्रवृत्ति होती है ना। अब इस समय तो सेना की टाइप की होगी, लेकिन पहले राजा लोग जो होते थे धनुष बाण चलाते थे, उसमें अभ्यासरत होते थे, उसमें अभ्यासरत रहते हैं। विनीत और विनीत होते हैं, विनीत माने काफ़ी विनय से युक्त रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, विनय यानी स्वीट बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, विनीत विनयवान होते हैं। सदा अनुरक्तो, सदा अनुरक्त रहते हैं, हमेशा हमेशा मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ों में युक्त रहते हैं। सदा अनुरक्तो गुणनाम गणेशु, गुणों में हमेशा अनुरक्त रहते हैं, मतलब अच्छे गुणों में अनुरक्त रहते हैं, हमेशा युक्त रहते हैं, यानी गुणों से युक्त रहते हैं, मतलब इसका ही है। भोक्ता नृप स्नेह हमरेण, और नृप से स्नेह प्राप्त करते हैं और अच्छे भोक्ता होते हैं। भोक्ता माने चीज़ को यूज करने वाले, है ना, किसी भी चीज़ को प्रयोग में लाने वाले अच्छे भोक्ता होते हैं, भोग्यवान होते हैं। नृप स्नेह हमरेण पूर्ण, और नृप से स्नेह प्राप्त करने में हमेशा पूर्ण रहते हैं, राजा से उनको स्नेह प्राप्त होता है। ठीक है। सन्मार्ग व्रतो, और हमेशा अच्छे मार्ग में उसमें व्रत रहते हैं, युक्त रहते हैं। मृग जात जन्मा, और ये जो मृगशिरा नक्षत्र है उसमें पैदा जातक होता है, उस जातक को हमेशा अनुरक्त रहता है ना, गुणों में हमेशा अनुरक्त रहता है, सन्मार्ग व्रत रहता है, अच्छे मार्ग में हमेशा युक्त रहता है। तो काफ़ी सभी शुभ जो लक्षण हैं वो उस जातक के अंदर होते हैं। इससे देखा मृगशिरा नक्षत्र बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि मंगल का नक्षत्र नेचुरली उसमें लिखा हुआ अभ्यास होता है, सर्व जो मंगल क्या सेनापति कहलाता है, इसलिए मंगल के नक्षत्र में पैदा होने से उसके अंदर वीरता होती है, क्षमता होती है वीर रहने की, यानी धनुष बाण चलाने में काफ़ी अनुरक्त रहते हैं। एक एक्चुअली आगे इन चीज़ों को हम डिटेल में जब पढ़ते हैं समझते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि ये मंगल का नक्षत्र, इसलिए मंगल की जो क्वालिटीज होती हैं एज ए सेनापति, एज ए कमांडर इन चीफ, तो उस कमांडर इन चीफ के अंदर जो सब चीज़ें होती हैं, अनुशील लोगों को अनुशासन में लाना, खुद अनुशासन में रहना और धनुष बाण का प्रयोग करना, उसको उसमें अभ्यासरत रहना, यानी ये सब चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ इस समय तो धनुष बाण नहीं, इसके अलावा इसका मतलब वेपन्स जो होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होती है उनको, ठीक है ना, उसके बारे में ज्ञान होता है धनुष बाणों का, इसका मतलब अभ्यास करते रहते हैं इन चीज़ों में। तो ये हो गया मृगशिरा नक्षत्र के बारे में हमने बताया। अब आते हैं योग करण, तो हमने बता दिया कि योग, इंद्र जो योग है बहुत ही शुभ है, क्योंकि इंद्र नाम से ही जो बेनिफिक नाम होता है उसी से मालूम पड़ जाता है कि ये योग बहुत ही शुभ है। इसके बारे में हालांकि मैंने इसको लिखा नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि इंद्र क्योंकि बेनिफिक नाम ही है इसलिए बेनिफिक होगा, ये शुभ होगा। कर्ण भी यहाँ पर बालक कर्ण है, कर्ण चंचल है, मूवेबल है, इसलिए स्थिर नहीं है, इसलिए मूवेबल होने की वजह से जो नेचर होती है आदमी की काफ़ी अच्छी होती है, मूवेबल होती है, चंचल होती है, किसी चीज़ में फिरता नहीं दिखाते, लेकिन काफ़ी वो है। तो ये कर्ण अच्छा हो गया। अब आते हैं बाकी चीज़ में, नक्षत्र ये हमने यूज किया, नक्षत्र हो गया। अब जो बाकी हम जब चीज़ डिस्कस करेंगे क्या क्या, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र को लेंगे डिटेल में, उसके बाद में हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वो बनने हैं। देखिए एक चीज़ होती है
कि एक अमृत सिद्धि योग होता है, अमृत सिद्धि योग। यहाँ अमृत सिद्धि योग बनना है इस मुहूर्त के अंदर। अमृत सिद्धि योग क्या होता है? और दूसरा होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ इस मुहूर्त के अंदर सर्वार्थ सिद्धि यानी सब सिद्धियाँ, जितने भी आप चीज़ चाहेंगे वो सभी सिद्ध हो जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग है इसके अंदर, वो कैसे बताऊंगा मैं अभी। देन अमृत सिद्धि योग भी है इसके अंदर। अमृत सिद्धि योग क्या होता है? ये डे और दिन और नक्षत्र, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ें बनती हैं। ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये कैसे बनते हैं? दिन और नक्षत्र, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलने से। कंडीशंस ऑफ डे एंड नक्षत्र, यानी इन दोनों को मिलाने से हम हमेशा, अगर योग का नाम जैसे चर योगा है, यहाँ पे जैसे योग चर है तो बेनिफिक योग है ये। अब आते हैं अमृत सिद्धि योग क्यों होता है, यहाँ अमृत सिद्धि योग क्यों बन रहा है इस मुहूर्त के अंदर, वो देखिए। क्योंकि दिन अगर मंडे हो प्लस मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार है, यहाँ पर दिन सोमवार है, दिन तो सोमवार है ही, मंडे है, जो हमने लिखा ना दिन वार सोमवार, और नक्षत्र कौन सा है? मृगशिरा। और दोनों दिन और नक्षत्र, इन दोनों को मिलाने पर काफ़ी कॉम्बिनेशन से अगर ये बन जाते हैं तो क्या होता है? अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग है वो। अमृत सिद्धि योग क्या होता है? जो भी जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वो आपको जरूर प्राप्त हो, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा आपको प्राप्त हो। अमृत सिद्धि योग है इसके अंदर। तो अमृत सिद्धि क्या होता है कि अमृत प्राप्त करने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको, यानी अमृत प्राप्त होता है, यानी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं आपको। वो यहाँ पे योग बनना है। क्यों? क्योंकि दिन सोमवार है और नक्षत्र कौन सा है? मृगशिरा नक्षत्र। ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, मैंने लिखा है मृगशिरा नक्षत्र का द्वितीय चरण, नक्षत्र मृगशिरा और दिन सोमवार, तो अमृत सिद्धि योग बनता है। और क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं बताता हूँ। इसका मतलब अमृत सिद्धि योग कब बनता है? दिन और नक्षत्र, संडे हो दिन और हस्ता नक्षत्र हो, हस्ता नक्षत्र, तो अमृत सिद्धि योग बन जाता है। ठीक है, सोमवार दिन हो और यहाँ रविवार हमने बता दिया, रविवार और हस्ता नक्षत्र हो, रविवार हो और हस्ता नक्षत्र हो तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। सोमवार हो, मृगशिरा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि, जैसे यहाँ बन रहा है, सोमवार है दिन और मृगशिरा नक्षत्र, इसलिए अमृत सिद्धि योग बनता है। देन मंगलवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र, तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। लेकिन इसके बारे में हम हालांकि डिस्कस नहीं कर रहे। और दिन बुधवार हो और अनुराधा नक्षत्र हो, बुधवार दिन अनुराधा नक्षत्र, तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। ठीक है ना। लेकिन थर्सडे दिन, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य, तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। शुक्रवार हो, फ्राइडे हो और रेवती नक्षत्र हो प्लस रेवती नक्षत्र, तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। ठीक है ना। दिन शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो तो भी अमृत सिद्धि योग बनता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? सोमवार है प्लस मृगशिरा नक्षत्र, इसलिए अमृत सिद्धि योग बन रहा है। तो ये बहुत ही मुहूर्त अच्छा है, अमृत सिद्धि योग वाला नक्षत्र है, यानी मुहूर्त है। देन सर्वार्थ सिद्धि योग कब बनता है? सर्वार्थ सिद्धि योग में क्या दिन मंडे दिन हो, अगर दिन मंडे हो, सोमवार दिन हो, नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र आए उस दिन, क्या क्या नक्षत्र हो सकते हैं? अगर इन नक्षत्र में से भी कोई एक नक्षत्र आ जाए तो भी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि, जितने भी आपकी सिद्धियाँ प्राप्त हुई, सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या है? मंडे सोमवार दिन हो, श्रवण नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, ये सभी नक्षत्र जितने भी हमने अभी ऊपर काउंट किए थे, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र है, ये आ गया, सोमवार आ गया, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो ये दो योग बहुत इंपॉर्टेंट बन गया अलग से। सोमवार दिन हो गया, मृगशिरा नक्षत्र हो गया, तो अमृत सिद्धि योग बन गया। और सोमवार है और ये नक्षत्र, इनमें से कोई भी नक्षत्र होता, हालांकि मृगशिरा नक्षत्र है अपना, उसका भी नाम है मृगशिरा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, सॉरी रोहिणी नक्षत्र, नॉट रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ये 1 2 3 4 5 ये 5 नक्षत्र हैं। इनमें से कोई भी नक्षत्र आ जाए और दिन सोमवार हो तो क्या होता है? सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ये दो कॉम्बिनेशन और हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम ये जो क्लासिफिकेशन है तिथियों और नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। तिथि और नक्षत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिथि और नक्षत्र, नक्षत्रों को
7 लगभग भागों में विभाजित किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तिथियों के बारे में भी, तिथियों को भी पहले तो बेसिक तिथियां जो डिवाइड की गई हैं, यानी उनको विभाजित किया गया है। तिथियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं और कृष्ण पक्ष की होती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 2 भागों में विभाजित किया तिथियों को। तिथियां 2 प्रकार की हो गई, शुक्ल पक्ष वाली और कृष्ण पक्ष वाली। 15 जो तिथियां होती हैं वो शुक्ल पक्ष की होती हैं, 15 तिथियां होती हैं वो कृष्ण पक्ष की होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो विभाजन किया गया है तिथियों का 2 भागों में, ये मेजर क्लासिफिकेशन है। यानी विभाजन, जो मुख्य विभाजन है वो क्या है, 2 भागों में विभाजित किया गया तिथियों को। 2 भागों में क्या, शुक्ल पक्ष की तिथियां और कृष्ण पक्ष की तिथियां। या प्रतिपदा से लेकर के 1 से लेकर के 15 तक ये स्टार्टिंग की होती है। 15 मतलब पूर्णमासी। एक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णमासी और पूर्णिमा। ठीक है ना, ये 15 हो गई। 15 के बाद फिर एक प्रतिपदा ये स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन ये जो वो होती हैं कृष्ण पक्ष वाली, वो भी 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया ये होती हैं सभी। और अंत में जो तीसवीं वाली होती है, 30th वन, यानी 30वीं से अमावस्या बोलते हैं, उसे पितृ अमावस्या भी बोलते हैं, क्योंकि पितरों का श्राद्ध करते हैं अमावस्या के दिन। जब जो चंद्रमा होता है एकदम अंधेरा हो जाता है, चंद्रमा पर लाइट प्रकाश नहीं रहता, प्रकाशित नहीं होता चंद्रमा, उसको कहते हैं न्यू मून डे। तो न्यू मून डे यानी चंद्रमा जब एकदम अंधकार में हो जाता है, यानी लाइट उसके अंदर प्रकाश नहीं रहता, तो उसको कहते हैं अमावस्या का दिन। अमावस्या का दिन पितृ अमावस्या बोलते हैं। उसमें पितरों के लिए श्राद्ध करना, पितरों के लिए जो भी तर्पण करना, पितरों की पूजा करवाना, वो सब पूजा उस समय पितृ अमावस्या बोलते हैं उसको। तो अमावस्या का दिन पितरों के लिए ज़्यादा समर्पित होता है। देन इन जो तिथियाँ हैं, इन तिथियों को भी 5 भागों में क्लासीफाइड किया गया। सब क्लासिफिकेशन, पहला तो दो भाग थे, फिर आते हैं तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो 5 भागों में कौन कौन सी होती हैं, अगर हम 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर के 15 तक। अब ये जो तिथियां हैं 15 तक, ये दोनों ही प्रकार की, यानी शुक्ल पक्ष की भी कृष्ण पक्ष की भी, दोनों को हम ऐसे कहते हैं ट्राइड, यानी 3 भागों में 3 तिथियां लेकर के हम विभाजित कर रहे हैं। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 मतलब 30वीं, 30th भी और ले लेते हैं, 30वीं तिथि भी ले ली। तो इन 5 को मिला करके, यानी ये जो 5 तिथियां ले ली हमने, और इन्हें 3 बन गई, फिर 1, 6, 11, फिर 2, दिन 7 और 12, यानी द्वितीय तिथि जो है वो पहली जो तिथि कहलाती है नंदा तिथि कहते हैं पहली वाली को, फिर कहते हैं भाद्र तिथि, भद्रा तिथि। पहले नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्ण तिथि, ये 5 प्रकार की तिथियां, यानी इसे कहते हैं सब क्लासिफिकेशन। इन तिथियों का सब क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी तिथियों को पहले हमने 2 भागों में विभाजित किया, तो मैं तिथियों को पहले लेता हूँ स्टार्टिंग में। तिथियों को लेने के बाद फिर नक्षत्रों के बारे में हम डिस्कस करें, नक्षत्र कौन कौन से हैं। अब इन नक्षत्रों की वजह से, यानी जो अलग विभाजित करें, वैसे नक्षत्रों को 3 मेजर भाग में भी डिवाइड किया गया है। उस 7 भाग हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन 3 मेजर भाग क्या थे। पहला ऊर्ध्वमुख, देन अधोमुख एंड त्र्यंगमुख। 9 नक्षत्रों को लेकर के, जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें से 9 नक्षत्रों को लेकर के 3 मेजर भागों में विभाजित किया गया है। पहले अधोमुख, ऊर्ध्वमुख ने ऊपर मुख वाले, यानी जो ऊर्ध्वमुख होता है, जिनका मुख ऊपर होता है, यानी ऊर्ध्व देखने वाले, यानी ऊपर देखने वाले नक्षत्र, वो कौन से नक्षत्र होते हैं, ऊर्ध्वमुख, यानी ऊपर देखने वाले नक्षत्र 9 नक्षत्र होते हैं। फिर दूसरा होता है अधोमुख कह सकते हैं, मान लीजिए नीचे देखने वाले नक्षत्र, 9 नक्षत्रों को उसमें डिवाइड किया गया। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबका नाम लिखेंगे और 9 नक्षत्रों को। और तीसरा होता है त्र्यंगमुख। यहाँ पर त्र्यंगमुख है नक्षत्र, ये जो वृषा नक्षत्र अपना त्र्यंगमुख है। त्र्यंगमुख माने सामने देखने वाला, इन फ्रंट लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग, सामने देखने वाले नक्षत्र। तो मुहूर्त जो होते हैं इनमें अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सामने देखते हैं, यानी फेशियल फॉरवर्ड लुकिंग है ना, और इन फ्रंट लुकिंग नक्षत्र होते हैं 9 नक्षत्र। उनमें से जो मृगशा नक्षत्र है अपना,
ये फेस यानी फ्रंट लुकिंग है, यानी फॉरवर्ड लुकिंग, इसलिए जो मुहूर्त निकाला गया है मृगशा नक्षत्र को वो फेस लुक यानी फ्रंट लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग है ना। इसको कहते हैं त्रिंगमुख नक्षत्र है। त्रिंगमुख नक्षत्र क्या क्या होते हैं, सामने देखने वाले। तो नौ नक्षत्रों को हमने 3 भागों में डिवाइड, वो 3 भाग होते हैं। फिर उसके बाद 7 नक्षत्र, 7 प्रकार के डिवीजन है। कभी 5-5 ले लेते हैं, 4-4 ले लेते हैं नक्षत्रों को, 4-4 नक्षत्र और दिन भी लेते हैं साथ में। जैसे संडे लिया, 4 नक्षत्र लिए साथ में। सभी जितने उत्तर वाले होते हैं, उत्तर नक्षत्र उत्तर वगैरह, उनको नक्षत्रों को लेकर के और उसके साथ में एक दिन संडे ले लिया। तो उन सबको पहला जो डिवीजन है, ये 7 डिवीजन होते हैं, उनमें से भी जो स्थिर वाले होते हैं यानी फिक्स्ड, कहते हैं फिक्स्ड या स्थिर वाले है ना, स्थिर डिवीजन। तो नक्षत्रों को हम विभाजित करते हैं। अब पहले मैं तिथियों के बारे में कह रहा हूँ, तिथियाँ क्या होती हैं, तिथियों का विभाजन हम करते हैं, ठीक है। तो ये हम इनके बारे में डिस्कस किया। अब चलिए पहले तिथि और नक्षत्र को लेते हैं। अभी उससे पहले जरा दोबारा फिर डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि भाई जो राशि लग्न जैसी कुंडली है हमारी, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक नर संवत्सर और रहता है, नर संवत्सर रह गया नीचे, इसके बारे में बता देता हूँ। नर संवत्सर में जो पैदा होता है जातक, उसकी क्या कंडीशन होती हैं उसके बारे में मैंने इसको लिखा हुआ है, जरा वो भी पढ़ देता हूँ जिससे कि ये बात पूरी हो जाएगी। नर संवत्सर में, नर संवत्सर कैसे बनते हैं, बृहस्पति और शनि, इन दोनों को मिलाकर के इनकी जो पोजिशंस होती हैं, यानी किस संवत्सर में गुरु यानी बृहस्पति और शनि ये दोनों कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कौन कौन से भागों में, कौन कौन सी उनमें घरों में पैदा मतलब बैठे होंगे, उनकी जो पोजिशंस होती हैं, इनकी जो स्थिति होती है अलग अलग राशियों में, उसके हिसाब से 60 संवत्सर बनते हैं। क्यों, कैसे बनते हैं, क्योंकि 30 साल के अंदर शनि जो होता है पूरी 12 राशियों को घूम जाता है, यानी एक राशि में 2.5 साल रहता है शनि, इसके ढैया बोलते हैं, 2.5 साल रहता है, फिर 2.5 साल ऐसे करते हुए तो 12 राशियाँ होती हैं, 12 दूनी 24 हो गया और 6 और आधा 12 का आधा 6, मतलब आधा करोगे तो 6 हो जाएगा, आधा 12 करोगे तो 6 हो गया, 6 + 24 30 हो गया। तो 30 साल के अंदर 2.5 साल करते हुए एक राशि में 2.5 साल, ऐसे 12 राशियों में शनि 30 साल तक रहता है। तो 30 साल वो हुई, और गुरु 12 साल में एक राशि में 1 साल रहता है, लगभग 1 साल रहता है गुरु जुपिटर यानी बृहस्पति। तो ये 12 साल, 12 का 30 का अगर लघुत्तम लेते हो, एलसीएम निकालते हो तो 60 आता है। इसलिए एक एक साल के अंदर गुरु क्योंकि 1 साल तक रहता है ना शनि के, उस समय शनि कौन सी राशि में होगा। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि दोनों ही मेजर प्लैनेट्स हैं, हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है ये, क्योंकि शनि और जुपिटर, गुरु और बृहस्पति और शनि ये दोनों ही मेजर प्लैनेट्स हैं। शनि सबसे लास्ट में है, सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, इसलिए मंद कहते हैं उसको, मंद माने धीरे धीरे चलने वाला। और गुरु 1 साल लगाता है एक राशि के अंदर, तो इसलिए गुरु 1 साल लेता है पूरा एक राशि में रहने के लिए। एक राशि तक क्योंकि गुरु 1 साल तक रहता है, इसलिए एक साल के 60 संवत्सर होते हैं। जब 60 आपने एलसीएम निकाल लिया तो एक साल का जो संवत्सर होता है, इस समय 50वां संवत्सर चला है, 50वें संवत्सर में आपने ये मुहूर्त निकाला है। तो 50वें संवत्सर के अंदर, यानी जिसे नल संवत्सर बोलते हैं, नल संवत्सर में अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ पैदा होती है, कोई जातक पैदा होता है, कोई चीज़ आप मुहूर्त जैसे निकाला है, तो वो कैसा होगा, उसकी क्या लक्षण होंगे। शुद्ध बुद्धिशाली, अच्छी बुद्धि वाला होता है, जलस्य संपदई अश्यानुवृत्तो, यानी जो पैसा पैदा करता है वो आदमी, वो जातक, वो जल से पैदा होने वाली चीज़ों से पैदा करता है, यानी जल पर आधारित जितना भी उत्पादन होता है उस पर निर्भर रहता है। जलस्य संपद्वै अश्यानुवृत्तो, यानी उस पर अनुवृत्त रहता है, उससे वित्त पैदा करता है या उस पर निर्भर रहता है। किस पर, जल में पैदा होने वाली चीज़ों पर, यानी जल से ज़्यादा लगाव रखता है या जल से पैदा होने वाली चीज़ों पर निर्भर रहता है। कुशल व सुशील, कुशल रहता है, बहुत ही कुशल होगा। सुशील, कुशल माने काफ़ी अच्छा कहना चाहिए। कुशल मतलब योग्य और अच्छा, इंटेलिजेंट वन है ना, काफ़ी वीरता होती है उसके अंदर, योग्यता होती है। कुशल प्रवीण होता है, यानी अच्छा उसके अंदर गुणवान होता है। सुशील और अच्छा सुशील होता है,
शीलवान होता है, अच्छा उसका आचरण होता है, सुशील होता है, यानी उद्दंड नहीं होता, यानी उसके अंदर क्रोध वगैरह ज़्यादा नहीं रहता, सुशील रहता है। कुशल सुशील स्यादल्पवित्तो बहुपालकस्य जातो नलाब्धे चपलो मनुष्य। मनुष्य चपल होता है, नलब यानी नल संवत्सर में पैदा होने वाला, एंड बहुपालकस्य बहुत से लोगों का पालन करने वाला, बहुपालकस्य कई लोगों का यानी उनको संभालता है, उनका केयर टेकर होता है। किसका? बहुपालकस्य यानी स्वादल्प वित्तो, लेकिन पैसा भले ही कम होता है, स्वादल्प वित्तो अपने ही उससे मेहनत से पैसा अल्प कमाता है, यानी कम कमाता है, फिर भी बहुपालकस्य बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है। बहुपालकस्य बहुपालक यानी बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है, इवन इफ बहुत ही कम पैसा कमाता है तो भी। स्वादल्प माने अल्प पैदा करता है पैसा, वित्त अल्प पैदा करता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है। ठीक है। जातो नलाब्धे चपलो मनुष्य बहुत चपल होता है, काफ़ी तीव्र चलने वाला, जल्दी से चलने वाला, स्मार्ट होता है, चपल होता है, मीन्स स्थिर नहीं रहता, मतलब काफ़ी आलस्य नहीं होता, चपल होता है, ज़्यादा से तीव्र चलने वाला होता है। इसका मतलब ये हो गया नल संवत्सर। जो है नल संवत्सर के बारे में हमने बता दिया, ठीक है ना, ये भी एंड हो जाता है। तिथियां और नक्षत्रों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तिथियों के बारे में पहले मैं देता हूँ तिथियां, क्योंकि देखिए जो 15 तिथियां होती हैं और 15 शुक्ल पक्ष की और 15 उसकी, इसके अंदर देखिए ये भी एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। क्या है खगोलीय सत्यता क्या है कि जैसे ही चंद्रमा सूर्य की तरफ जा रहा होता है ना, तो जो पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी वहाँ पर चंद्रमा ज़्यादा प्रकाशित होता है, चंद्रमा पर ज़्यादा प्रकाश आता है सूर्य की, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक हो गया तो सूर्य का प्रकाश जब ज़्यादा आएगा तो जो तिथियाँ 15 के आसपास होती हैं, 15वीं तिथि के आसपास यानी पूर्णमासी के आसपास, वो तिथियाँ अच्छी होती हैं, उनमें ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष की, बहुत अच्छी है, तो 10 से लेकर के 15 तक, और 15 के बाद में 1 2 3 4 5 जो कृष्ण पक्ष की होती हैं, वो कृष्ण पक्ष की 5 तिथियाँ और शुक्ल पक्ष की लास्ट की 5 तिथियाँ, 10 से लेकर 11 12 13 14 15, यानी 11 12 13 14 15, ये जो 5 तिथियाँ, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी यानी पूर्णमासी, ये 5 तिथियाँ, क्योंकि उस समय चंद्रमा पर ज़्यादा प्रकाश होता है, चंद्रमा ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए तिथियाँ भी ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इनको कहते हैं ऑस्पिशियस, शुभ होती हैं, काफ़ी शुभ तिथियाँ होती हैं, इसलिए द्वादशी तिथि बहुत अच्छी है, शुभ है, ऑस्पिशियस है ना तिथि। तो इस तिथि का हमने बता दिया इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि के आसपास की है, क्योंकि 11 से लेकर के 11 12 13 14 15 ये 5 तिथियाँ, और 15 के बाद में कृष्ण पक्ष की भी